हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा 5th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपने क्या, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होती, सिर्फ पूरे फोकस के साथ क्या चैप्टर को समझना है। कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर के बच्चों जो नोट्स हैं जो मैंने खुद आपके लिए लिखे हैं अच्छी अच्छी राइटिंग में, आपको क्या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसका जो लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि चेंजेस होते क्या है, चेंजेस हम कहते किसे हैं, देन हम लोग क्या आगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों चेंजेस क्या होता है, देखो जब भी हम लोग क्या कोई काम करते हैं तो हमारे काम करने से क्या, अगर किसी भी सब्सटेंस की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या फिर वहां पे कुछ भी अलग हो रहा है, कुछ भी नया प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, जो चेंज है वो हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में क्या कांच का एक गिलास था और आपसे गलती से छूट गया, तो क्या होगा, गिलास टूट गया। तो गिलास जब टूटता है तो वो भी क्या है, एक चेंज है, क्योंकि पहले गिलास एक अलग शेप में था, अब वो क्या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बन चुका है, तो वो एक चेंज है। इसी तरीके से क्या, जब हमारी ग्रोथ होती है, जैसे हम छोटे थे, छोटे से हम बड़े होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी क्या है, एक चेंज है। इस तरीके से क्या बच्चों, हम अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में पता नहीं कितने चेंजेस होते हैं जिनको हम क्या देखते हैं। तो कुछ और चेंजेस के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि पहला है डिसॉल्व शुगर इन दी वाटर, यानी कि पानी के अंदर हमने क्या करना है, चीनी को डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है। तो जब हम लोग ये काम करते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर चीनी पहले हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हमने उसको डिसॉल्व कर दिया तो अब हमें वो दिखाई नहीं दे रही, वो गायब हो चुके हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक चेंज है। दूसरी एग्जांपल है सेटिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी कि दूध से दही का बनना। अब देखो जो दूध होता है वो क्या होता है, पतला होता है, लेकिन जो कर्ड है वो तो क्या थिक होता है ना, और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल क्या अलग है। तो ये भी क्या है, एक चेंज है। सॉरिंग ऑफ दी मिल्क, यानी कि जब हमारा दूध क्या खट्टा हो जाता है तब क्या होता है, तब भी तो उसका टेस्ट चेंज हो रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक चेंज है। इस तरीके से क्या स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड, मान लीजिए हमारे हाथ में क्या एक रबर बैंड है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं यानी कि खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है, उसका जो साइज है वो क्या बड़ा हो रहा है, यानी कि साइज चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक चेंज है। तो क्या बच्चों यहाँ पे जितने चेंजेस मैंने अभी आपको बताए, क्या ये सारे के सारे चेंजेस सेम है, क्या सबके अंदर सेम ही चेंज हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हमें पता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे साइज में चेंज हो रहा था, यहाँ पे टेस्ट चेंज हो रहा था ना, अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग चेंज हो रहा है। और ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, पता नहीं कितने चेंजेस हमारे क्या डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो इसीलिए बच्चों सारे जो चेंजेस है वो क्या सेम नहीं होते हैं। हम लोग क्या चेंजेस को मेन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस से कि फिजिकल चेंजेस होते क्या है। तो फिजिकल चेंजेस को समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग क्या, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे किसी चीज को देख के, उसको टच करके, उसको टेस्ट करके हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं ऑल योर सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि टच करना, टेस्ट करना, देखना, इस चीजों से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस सच एज, जैसे कि किसी की शेप हो गई, अब शेप को क्या देख के बता सकते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। साइज के बारे में कि छोटा या बड़ा देख के बताया जा सकता है, तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज का कलर भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और हमारे पास क्या होती है, स्टेट। देखो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी जो चीज है वो क्या है, या तो सॉलिड में होती है, जैसे कि हमारी अलमीरा, ये मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड में जैसे कि पानी है, वो लिक्विड में होता है ना, जिस बर्तन में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, तो वो लिक्विड स्टेट होती है। गैस तो आपने देखी है। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में है, इसको भी हम लोग क्या देख के पता कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बच्चों ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है, ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ना क्लियर हुआ? तो हमारे पास क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे चेंजेस जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो चेंज होती है, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो क्या लिखा मैंने, ए चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। बहुत ही आसान है। अब इसको हम लोग क्या कुछ एग्जांपल की हेल्प से क्या समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल लिखी है, कटिंग ऑफ अ पेपर इनटू द पीसेस। हमने क्या किया, मान लो एक पेज लिया, पेज को हमने क्या 2 हिस्सों में फाड़ लिया, उसको फाड़ दिया। अब क्या, जब हमने पेज को फाड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो उसका
साइज था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले पेज जो था वो क्या एक पूरे बड़े साइज का था, लेकिन अब वो क्या दो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जो पेपर था वो पहले भी पेपर या कागज था, अब भी क्या कागज है, लेकिन चेंज सिर्फ किसमें आया, उसके साइज में, लेकिन कागज की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज। इसी तरीके से क्या, क्रशिंग ऑफ चॉक इनटू दी डस्ट। मान लीजिए जो चॉक जिसे हम लोग क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उस चॉक को हमने क्या पीस के पाउडर फॉर्म में बना लिया। तो अब भी क्या है, वो पहले भी चॉक था अब भी चॉक है, सिर्फ उसका साइज क्या चेंज हुआ है। तो ये भी हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज। इसी तरीके से क्या यहाँ पे भी क्या साइज में ही चेंज आता है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हमने क्या आइस यानी कि जो बर्फ है उसको निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया, थोड़े टाइम के बाद वो क्या होती है, पिघलना शुरू हो जाती है, तो वो पानी में बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है वो कौन सी हो रही है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर पानी की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो ये भी हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज। अगला कौन सा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को उबालना। जब पानी को उबालते हैं तो पानी क्या होता है, पहले लिक्विड स्टेट में होता है, और जैसे वो बॉईल होएगा वो क्या होता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है, तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। लास्ट हमारा कौन सा है, हीटिंग ए हैक्सो ब्लेड। हैक्सो ब्लेड क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके के ब्लेड आपने देखा होगा जिसको आरी भी बोलते हैं, हार्ड चीजों को काटने के लिए यूज करते हैं। तो इसको क्या होता है, जब हम लोग क्या किसी भी फ्लेम पे रखते हैं, यानी कि आग पे जब रखते हैं, तो जैसे इसको रखेंगे ना, ये साथ के साथ क्या होता है, उतनी जगह से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, जितना पोर्शन आपने उसको फ्लेम पे रखा है। और जैसे आप फ्लेम से हटाओगे, वापस उसका जो कलर है ब्लैक वो गायब हो जाएगा, ओरिजिनल कलर उसका आ जाएगा। यानी कि जब इसको हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे किसके अंदर चेंज आता है, उसके कलर के अंदर। और यहाँ पे हमने देखा इन दोनों केसेस के अंदर किसमें चेंज आ रहा था, उसके स्टेट के अंदर। तो यही जो प्रॉपर्टी थी मैंने बताई थी, ये हमारी कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ये ऐसे चेंजेस है जिनके अंदर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, और ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। इसके बाद आगे हम लोग क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। यानी कि जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो कौन कौन सी चीजें क्या मेनली देखने को मिलती है। पहला हमारे पास क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि बच्चों फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी नई चीज जो है वो नहीं बनती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स डिस्कस करी थी कि कागज को जब हम लोग क्या फाड़ते हैं ना, तो कागज को फाड़ते तो क्या कोई नई चीज तो नहीं ना बनी, सिर्फ उसका साइज चेंज हुआ। पहले भी वो पेपर ही था अब भी वो पेपर ही है, तो वहां पे भी कुछ नया नहीं बना था। इस तरीके से जब हमने क्या किया, ब्लेड को गर्म किया था हीट पे, तो सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ, लेकिन वो पहले भी ब्लेड था अब भी वो ब्लेड ही है। जिस मटेरियल से वो बना पहले भी वही था अब भी वही है, तो कुछ नया नहीं बना। इसी तरीके से अगर हमने क्या आइस को मेल्ट किया, पानी को बॉईल किया, तो सबके अंदर क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी, इनके अंदर कोई भी जो नई चीज है वो नहीं बन रही थी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो नया सब्सटेंस है वो नहीं बनता है। दूसरा क्या होता है, जो फिजिकल चेंजेस होता है वो मोस्टली क्या होते हैं, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ऐसे कोई चीज जिसको हम लोग क्या वापस पहले जैसा कर सके, तो हम कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो चीज है वो क्या है, रिवर्सिबल है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, आइस को मेल्ट किया, तो जब आइस क्या है पानी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी को हम लोग वापस फ्रीजर में लगा देंगे तो वो क्या होगा, वापस फ्रीज हो जाएगी। तो वो जो चीज है वो क्या है, रिवर्सिबल है। लेकिन बच्चों जो सारे के सारे फिजिकल चेंजेस है वो क्या रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन मोस्टली फिजिकल चेंजेस क्या रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या रिवर्सिबल नहीं होते, और जो रिवर्सिबल नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के आगे हम लोग क्या वर्ड लगा देते हैं IR, तो बन जाएगा इरिवर्सिबल, यानी कि जिसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहली एग्जांपल हमने देखी थी कागज को क्या फाड़ना, तो हमने जब कागज को फाड़ा तो हम लोग क्या वापस क्या उसको वैसे ही चिपका सकते हैं, टेप वगैरह से, ग्लू वगैरह से चिपका सकते हैं, लेकिन पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यानी कि वो जो चेंज था वो फिजिकल चेंज क्या था, हमारा इरिवर्सिबल। तो कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कौन से होते हैं, रिवर्सिबल। तो ये था फिजिकल चेंजेस के बारे में। अब हम लोग क्या बच्चों समझ लेते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। अब केमिकल चेंजेस हम किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर उसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ना, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो जो भी प्रॉपर्टी चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चेंज का नाम रख देते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम बोलेंगे वो फिजिकल चेंज है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो केमिकल चेंज है। अब हमारे पास क्या होता है, जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी ना वो क्या होता है, कुछ लिमिटेड ही होते हैं, इसलिए हमने क्या वहां पे एग्जैक्टली लिख दिया कि अगर शेप साइज ये कुछ चेंज हो रहा है तो यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। लेकिन बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो बहुत सारी होती है, और ऊपर से इनको क्या इजीली क्या डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगा लेते थे देख के, टेस्ट करके, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है या फिर नहीं। तो इसीलिए ये देखा गया कि जब भी क्या होता है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना,
तो क्या होता है, कुछ रिजल्ट्स हमने क्या नोट किए कि अगर क्या है, ये जो सामने मैंने सारे रिजल्ट्स लिखे हैं कि अगर ये चीजें क्या है रिएक्शन करने के बाद, यानी कि जो चेंज है होने के बाद अगर ये चीजें हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो चेंज है वो कौन सा हमारा केमिकल चेंज। तो वन बाय वन इनको क्या डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है वो कौन सा होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि जब भी बच्चों हमारे पास कोई केमिकल चेंज होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस है वो क्या बनता है। और ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में। फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता था, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो होती ना वो चेंज नहीं हो रही थी, वो जैसे था वैसे ही था, सिर्फ उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल एक नया सब्सटेंस क्या है देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे पहली एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम क्या किसी पेपर को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, उसकी राख बन जाती है। तो पेपर को जलाने से पहले हमारे पास राख नहीं थी, लेकिन जब जलाया तो एक नई चीज यानी कि जो ऐश है, राख है, वो क्या बन गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नया सब्सटेंस बनता है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैस, यानी कि वहां पे क्या कोई गैस भी निकल सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हो सकता है वहां पे क्या कोई साउंड प्रोड्यूस हो, या फिर न्यू ओडोर। ओडोर क्या होती है, स्मेल, ठीक है, जो गंदी स्मेल होती है ना उसे हम क्या ओडोर कहते हैं। तो या फिर क्या वहां पे कोई स्मेल प्रोड्यूस हो रही हो तो भी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है। चेंज इन कलर, अब यहाँ पे बच्चों देखो चेंज इन कलर वाली हमने क्या फिजिकल चेंजेस में भी देखी थी। तो ये जो तरीका ना चेंज इन कलर में, उस इसके बेस पे हम लोग क्या ये नहीं बता सकते कि वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, इसीलिए हमें साथ कुछ और चीजें देखनी पड़ती हैं। लास्ट कौन सा हमारा, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हमने काम किया, ठीक है, अगर वो केमिकल चेंज होगा तो वहां पे क्या या तो हीट क्या एब्जॉर्ब हुई होगी, या फिर वहां पे क्या एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, या फिर रिलीज का मतलब क्या होता है हीट का बाहर निकलना, यानी कि हीट क्या बाहर निकल रही है। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। सेकंड एग्जांपल कौन सी हमारी, कुकिंग ऑफ फूड। अब देखो जब हम क्या खाने को पकाते हैं, तो जब हमने खाने को पकाया तो खाने को पकाने के बाद बिल्कुल एक नई चीज बन जाती है। कच्ची जो सब्जियां थी उसका जो टेस्ट है, उसकी सारी चीजें क्या होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन जब हमने उसको पका लिया तो उसका जो टेस्ट है, सारी चीजें बिल्कुल क्या होती है डिफरेंट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे भी एक नई चीज बन रही है, और थोड़ी बहुत क्या कुछ गैसेस भी वहां पे क्या प्रोड्यूस हो सकती हैं। उसके अलावा क्या होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग का मतलब पकना। तो जब हमारे क्या होता है, फ्रूट है, जो कच्चे फ्रूट से जब फ्रूट क्या पकता है तो उसका भी क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा क्या होता है कच्चा फ्रूट है वो क्या होता है बिल्कुल हार्ड होता है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैंगो की बात कर लेते हैं तो कच्ची अम्बी आपने देखी है, उसका टेस्ट देखो कितना अलग होता है, खट्टा होता है बिल्कुल, और जैसे वो क्या राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो क्या हो जाता है मीठा हो जाता है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या होता है केमिकल चेंज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने क्या अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कि जिसमें क्या होता है एसिड और बेस दोनों मिलते थे, और क्या बनता था हमारा सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट और वाटर रिएक्शन होने से पहले हमारे पास नहीं थे, तो वहां पे क्या न्यू सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि फॉर्मेशन हो रही है न्यू सब्सटेंस की। इसी तरीके से एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क क्या होता है, जो पटाखे हम लोग चलाते हैं, जैसे कि फुलझड़ी, आतिशबाजी जो भी चलाते हैं, तो जब हम लोग क्या उनको चलाते हैं तो क्या होता है वहां पे क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहां पे क्या होता है, गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है, हार्मफुल कुछ गैसेस क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है वहां पे, है ना। और वहां पे क्या होता है, जो हीट है वो भी क्या करता है पहले एब्जॉर्ब करता है, तब जाके जो फायर वर्क है वो क्या चलते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से सिर्फ एक ही वहां पे होगा, एक से ज्यादा जो रिजल्ट है वो भी वहां पे क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, गैसेज भी प्रोड्यूस हो रही है ना, और हम कह सकते हैं कि स्मेल भी प्रोड्यूस होती है कुछ हद तक। उसके अलावा क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जब हमारा खाना क्या स्पॉइल होता है यानी कि सड़ जाता है, तब भी हमें पता है कि गंदी से एक स्मेल प्रोड्यूस होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो ओडोर है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है, और खाना जो है वो सड़ने के बाद बिल्कुल क्या एक नई चीज बन जाती है जो कि पहले नहीं थी। तो यानी कि वहां पे भी क्या होता है न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो इन बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इनमें से अगर कोई भी एक दो काम या जितने भी काम वहां पे हो रहे हैं, लेकिन कम से कम एक इनमें से कुछ वहां पे होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा कौन सा है, केमिकल चेंज। इतना क्लियर हो गया। अभी हमने बच्चों क्या ये तो हमने कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स देखी, लेकिन अब क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स है जिनको हम लोग क्या पूरा डिटेल में देखते हैं कि किसके अंदर क्या होता है और वो कैसे होते हैं। तो पहला हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखो आपने देखा ही होगा हमारे घर में कई बार क्या होता है ना, लोहे की कोई बेकार चीजें पड़ी होती है जो हमारे काम की नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ना किसी खाली जगह पे, छत पे या कोई भी स्पेस जहाँ पे स्पेस खाली पड़े वहां पे हम रख देते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो लोहे की चीजें थी वो क्या गलनी शुरू हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि उनके ऊपर क्या जंग लगना शुरू हो जाता है। तो लोहे को जंग लगना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सबने आपने अपने घरों में देखी है। कई बार क्या होता है जो तवा जिसपे हम लोग क्या खाना बनाते हैं, अगर कई बार वो भी बाहर रह जाए ना बारिश के दिनों में, तो आप देखना नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद देखना उसके ऊपर क्या
मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर का मटेरियल सा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो वो भी क्या होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। वहां पे भी क्या लोहे को जंग लग रहा होता है। तो ये ऐसा होता क्यों लोहे की चीजों को जंग लग जाता है थोड़े टाइम के बाद? तो क्या होता है बच्चों, जब भी हमारा जो आयरन होता है ना वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है? एयर एंड वाटर, हवा और पानी के कॉन्टेक्ट में जैसे वो आएगा, दोनों चीजों के साथ में एक बार में कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। तो जब भी लोहे की चीज इन दोनों के कॉन्टेक्ट में आती है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक रेडिश या ब्राउन कलर की कह सकते हो सब्सटेंस की एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, बन जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि आप सबने देखा है। ये जो रेडिश ब्राउन जो लेयर उसके ऊपर चढ़ती है ना, हम कह सकते हैं ब्राउन से कलर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट। तो वो जो मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिट होता है ना ब्राउनिश कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को, लोहे को जंग का लगना, इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, लेकिन इसके प्रॉपर नोट्स आपको क्या मिल जाएंगे, किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम कहते हैं रस्ट। तो अगर हम क्या यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, इक्वेशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या कोई काम कर रहे होते हैं ना साइंस के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कॉपीज पे या किसी चीज पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग करते हैं उसको रिप्रेजेंट, पहले हम लोग लगाते हैं एरो। एरो के लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे वो चीजें जो हम काम शुरू करने से पहले हमारे पास थी, और जब हमने कोई काम कर लिया उसके बाद क्या क्या बना वो हम एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। और इस तरीके से चीजों को लिखना, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। या बड़ी क्लासेस में जाके भी डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है, आयरन, यानी कि आयरन की कोई भी चीज, लोहे की कोई भी चीज है, जब वो क्या है ऑक्सीजन एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी। अब यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा है, वहां पे एयर लिखा था, तो एयर एंड ऑक्सीजन दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि बच्चों एयर के अंदर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्चुअली में लोहे को रस्टिंग करने के लिए कौन सी जो गैस है वो चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो एयर भी लिखा हुआ आ जाए, सेम ही बात है। तो जब भी क्या ये ऑक्सीजन एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वहां पे क्या बनता है? रस्ट बनता है। अब देखो जो ऑरेंज या ब्राउनिश कलर का जो मटेरियल बना, जो रस्ट बना, वो रिएक्शन करने के पहले हमारे पास नहीं था। जब हमारा सिंपल आयरन था, जब हम लोग लोहे की कोई भी नई चीज लेके आए, तब तो उसके ऊपर ऐसे कोई भी सब्सटेंस नहीं था। यानी कि ये जो रस्ट है वो क्या है? हमारा एक न्यू सब्सटेंस है। और हमें पता है कि ऐसे चेंजेस जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज। तो इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। सिंपल। उसके बाद क्या है, इसको अगर हम लोग क्या सिंबल्स की फॉर्म में लिखे, अब देखो जैसे बच्चों हम लोग क्या मैथ्स में लिखते हैं ना 1 2 3, 1 को 1 का सिंबल हमें पता है 1 है, 2 को हमें पता है 2 है। इसी तरीके से क्या साइंस में भी कुछ चीजों के क्या सिंबल्स है, यानी कि उनके संकेत होते हैं जिससे हम शॉर्टकट में उन चीजों को लिख सकते हैं। जैसे कि आयरन है तो आयरन को हम लोग लिखते हैं FE से। तो FE जब भी लिखा हुआ दिखे दैट मीन्स वो क्या है? हमारा आयरन। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। वाटर का फॉर्मूला तो अब तक आपने सीख लिया होगा, H2O। तो जब भी ये तीनों चीजें क्या है आपस में कॉन्टेक्ट में आती है तो हमारे पास बनता है रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला होता है ये Fe2O3, जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। अगर अभी आपको याद नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि जो रस्ट है वो क्या बनता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? असेंशियल कंडीशंस फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। असेंशियल मतलब क्या होता है? नेसेसरी, यानी कि लोहे को जंगाल लगने के लिए, जंग लगने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें चाहिए कि अगर ये होगी तभी क्या जो हमारा आयरन है उसको क्या है रस्ट जो है वो लगेगा, या रस्ट जो है वो बनेगा। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है बच्चों हमारी प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वहां पे क्या है पानी की प्रेजेंस जरूरी है अगर वहां पे रस्टिंग होनी है। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एयर से मिलती है। इसीलिए बच्चों जब हमारे क्या लोहे का गेट या कोई भी चीज है अगर हम उसको पेंट नहीं करते तो वो क्या है कॉन्टिन्यूसली क्या है पानी और हवा के कॉन्टेक्ट में आती रहती है, जिसकी वजह से उसे जो जरूरी कंडीशन होती है रस्टिंग के लिए वो मिल जाती है, और उसके ऊपर क्या है जो जंग लगना है वो शुरू हो जाता है। और इस तरीके से हमारे जो लोहे के गेट है कोई भी चीज है वो क्या खराब हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोहे की चीजें होती है उनको हम लोग क्या जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जंग लगने के लिए क्या क्या दो चीजें चाहिए होती है, पानी और ऑक्सीजन। अगर हम किसी तरीके से जो आयरन है उसका कॉन्टैक्ट क्या है पानी ऑक्सीजन से ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली क्या है वहां पे जो कंडीशंस है वो कंप्लीट ही नहीं होगी जो रस्टिंग के लिए चाहिए, तो वहां पे क्या जो रस्टिंग है वो नहीं होगी। तो यही काम हम लोग क्या बच्चों करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के अंदर क्या प्रिवेंशन यानी कि कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को। तो पहला क्या होता है बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा गेट है, कोई भी लोहे की चीज है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। अब ये जो लेयर है वो क्या कर रही है जो आयरन था उसको क्या बाहर जो एयर या फिर
फिर जो वाटर है ना उसके कॉन्टैक्ट में आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, बीच में बैरियर आ गया है ना। इस वजह से क्या होता है, जो गेट है उसकी जो रस्टिंग है वो नहीं होती और हमारे गेट क्या सही पड़े रहते हैं। इस तरीके से ग्रीस भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों हमें पता है कि पेंट, ऑयल या ग्रीस ये जो होता है ना ये क्या है, टेम्परेरी सोल्यूशन है। हमें पता है पेंट जो होता है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ग्रीस भी उतर जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो ये क्या एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जो हमारा आयरन है उसको बचाने का। तो इसीलिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिससे हम लोग क्या रस्टिंग को रोक सकते हैं। वो कौन सा होता है, बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि ये आयरन का कोई भी एक पीस है, कोई भी चीज है लोहे की, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक और मेटल होती है। जैसे देखो आयरन है ना, ये क्या है, एक मेटल है, वैसे एक और मेटल होती है जिसका नाम क्या होता है, जिंक। तो ये आपने सुना नहीं है, लेकिन जैसे आपने आयरन का नाम सुना है वैसे जिंक भी एक मेटल होती है। तो ये जो आयरन है ना इसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है इस तरीके से। मान लीजिए ये जिंक है जो मैंने ऐसे किया है, तो जिंक की क्या इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो ए लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन दी आयरन। तो डिपॉजिट कर दी जाती है इसके ऊपर, और इस तरीके से क्या होता है, ये जो जिंक है ना ये काम कैसे करता है, रोकता कैसे है ये, क्योंकि ये जो जिंक होती है ना ये क्या होती है बच्चों, आयरन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि ये जो जिंक है वो क्या है, इससे पहले कि जो आयरन है वो पानी या फिर हवा के साथ क्या कॉन्टैक्ट में आएगा, रिएक्ट करेगा, इससे पहले जो जिंक है ना वो क्या एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और खुद क्या है वहां पे कह सकते हो आप रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो जिंक है वो एयर और वाटर के साथ बिजी हो जाएगा और जो हमारा आयरन है वो क्या बच जाएगा। तो इस तरीके से क्या ये काम करता है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जिंक की हो, जिंक के अलावा क्या होता है एक और मेटल होती है जो कि क्या कौन सी हमारी, क्रोमियम। तो इसकी भी लेयर क्या आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है, लेकिन ज्यादातर जिंक वाली कोटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या हमारा सेकंड चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम क्या चीज है, देखो जैसे हमारे पास क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था आयरन लोहा जो है वो एक मेटल होता है ना, वैसे मैग्नीशियम भी हमारा क्या है, एक मेटल है। और मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, ये क्या कुछ इस तरीके से आती है, स्ट्राइप्स की बिल्कुल पतली पतली पट्टियां सी होती है जो फोल्ड की होती है, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। अब इसे हमें क्या करना है, बर्न करना है। जब बच्चों हम लोग क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना, जलाने से पहले हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको साफ करना पड़ता है पहले, सो दैट ये क्या आसानी से जल सके, क्योंकि ये जलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसको क्या किससे साफ करते हैं हम लोग, सैंड पेपर, यानी कि जो रेगमार होता है जिससे हम लोग पेंट उतारते हैं, पुराना जो गेट पे पेंट किया होता है उसके लिए यूज करते हैं, उससे हम लोग क्या इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या इसको बर्न करेंगे, यानी कि फ्लेम के ऊपर क्या 3-4 सेकंड के लिए रखेंगे। और जैसे ये जलता है ना तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा व्हाइट ब्राइट लाइट से क्या ये जलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, इसको हीट करेंगे, इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, बहुत ही ज्यादा तेज व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके की क्या देखने को मिलते हैं, जिसकी तरफ हम लोग क्या सीधा देख भी नहीं सकते। अगर आप कभी प्रैक्टिकल करोगे तो आप जरूर देखना। तो अगर इस चीज को बच्चों हमने क्या इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आयरन का सिंबल क्या होता है, ई होता है, वैसे क्या मैग्नीशियम का भी अपना एक सिंबल है जो क्या होता है, Mg। जब ये क्या करता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो जब भी किसी चीज को हम लोग जलाते हैं, जलाने के लिए हमें पता है कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो दैट मींस क्या मैग्नीशियम किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के। और रिएक्ट करने के बाद यानी कि बर्न होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर आपको नहीं भी याद रह रहा नाम अभी तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये जो होता है ना बच्चों, जब हमारे पास क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अब यहाँ पे एक बड़ी अलग सी चीज होती है। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, कागज को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं, जलाने के बाद कौन सी जो राख बनती है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक, है ना। लेकिन यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन जलती है ना तो जो राख बनती है वो कौन से कलर की होती है बच्चों, व्हाइट कलर की। और ये बड़ी अलग सी चीज है यहाँ पे कि जो ऐश बनती है यानी कि जो राख बनती है वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होती है, व्हाइट कलर की होती है, ना कि ब्लैक। अब हमारे पास क्या है, ये जो व्हाइट पाउडरी ऐश है यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हमें पता करना हो हम लोग कि इसका जो नेचर है वो क्या है, ये एसिड है, बेस है या फिर ये न्यूट्रल है, जो कि हमने हमारे पिछले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में क्या है, अब मैंने आपको बताया था किसी भी सब्सटेंस का नेचर होता है। तो अगर हमें पता लगाना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो सूखा पाउडर है, इसको इसके अंदर तो हम लोग क्या लिटमस पेपर डिप कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास क्या ऐश बनी है यानी कि जो व्हाइट पाउडर है उसको क्या बिल्कुल थोड़े से पानी के अंदर हम लोग क्या डिसॉल्व कर लेंगे। और उसको डिसॉल्व करने की इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हमारा व्हाइट पाउडर था, ये हमने लिया, साथ में हमने क्या मिक्स कर दिया, पानी। तो जब दोनों चीजें मिक्स होती है तो हमारे पास ये वाली चीज बनती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर आपको याद हो तो मैंने
एसिड बेस वाले लेसन में आपको बताया था कि जिसके पीछे भी OH आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अब क्या सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिटमस पेपर को क्या डिप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों ले लेंगे, दोनों को डिप करके देखेंगे। तो देखने पे जब डिप करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो पेपर है ना, ये क्या करता है, जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर के अंदर। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये जो बच्चों हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कौन से नेचर का है, बेसिक इन नेचर। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है लिटमस पेपर वगैरह के बारे में, तो आप मेरे 4th चैप्टर की वीडियो को जरूर देखें, उस लेसन को आपने अच्छे से समझना है, सो दैट ये चीजें भी आपको क्या इजीली क्लियर हो जाए। और यहाँ पे एक चीज और कि आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या जो व्हाइट पाउडर है, जो नई चीज यहाँ पे बनी है, जो व्हाइट पाउडर था वो पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज बनी है, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो दैट मींस जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो कौन सा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। तो हमने क्या करना है, आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवानी है। तो बच्चों हमने लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। अब देखो आयरन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे की कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे कि लोहे की कील ले सकते हैं, मेख ले सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन नेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, या ब्लेड भी ले सकते हो, आप कोई भी चीज ले सकते हो। तो जब दोनों चीजों की क्या रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, आयरन सल्फेट प्लस क्या बनता है, कॉपर। तो देखो ये चीजें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जाके क्या ये याद रहेगा। अब देखो थोड़ा सा एक क्लास में बढ़ गए हम लोग, 6 से 7th में आ गए, तो थोड़ी सी चीजों को बच्चों आपको क्या याद करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो कॉपर सल्फेट है, इसका जो कलर होता है बच्चों वो कौन सा होता है, ब्लू कलर का। मतलब बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर होता है, जैसे ये मार्कर का कलर है ना, इससे भी बहुत प्यारा सा ब्लू कलर होता है इसका। और जो आयरन नेल है, हमें पता है उसका जो कलर है वो ग्रे से कलर का होता है ना, जो लोहे की मेख है। उसके बाद जब रिएक्शन करवाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो क्या, ब्लू से कौन सा हो जाएगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन से कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा वो। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी आयरन नेल थी ना, उसका जो कलर है उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउनिश कलर की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या है, कॉपर जो है वो बनता है। ठीक है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। तो आपसे बस यही पूछ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो किससे किसमें चेंज होता है, और जो आयरन नेल है उसका जो कलर है वो कौन सा चेंज होता है। अगला हमने देखना है लाइम वाटर टेस्ट। अब ये क्या चीज है, देखो लाइम वाटर में किसे कहते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये लाइम वाटर होता है। हमने क्या करना है, लाइम वाटर लेना है, उसके अंदर हमने क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, CO2, उसको क्या करना है, पास करवाना है। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, एक बिकर के अंदर या किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर डाला, उसके अंदर हम लोग क्या फूंक मार सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग क्या सांस को बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं ना, तो हम कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग वही पास करवा रहे हैं। तो जब इसको पास करवाएंगे तो वहां पे बच्चों क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो लाइम वाटर है, ये पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के जैसा दिखता है, लेकिन जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है ना, इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाता है, मिल्की। मिल्की का मतलब क्या होता है, दूध के जैसे दिखने वाला। मान लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर हम लोग क्या 1-2 चम्मच दूध डालते तो हल्का व्हाइट हो जाता है ना, उस कलर को हम लोग बोलते हैं मिल्की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो लाइम वाटर था, उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, हल्का सा मिल्की हो जाता है, यानी कि दूध के जैसे थोड़ा सा दिखने लगता है। ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, नई चीज बनती है, जो कि हमारी कौन सी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मैंने चीज लिखी है ना, CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये नई चीज बनी और इसी की वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, पानी। तो फिर से क्या, ये दो नई चीजें नहीं बन रही है यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये लाइम जो वाटर टेस्ट है वो भी हमारा कौन से टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्या, एक चीज और, ये जो लाइम वाटर टेस्ट होता है बच्चों, ये हम लोग क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर हमें कहीं भी चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे, जिस भी चीज का हमने चेक करना है, तो अगर हम वहां पे क्या है, जो लाइम वाटर है उसमें से जिस गैस को हमने डिटेक्ट करना है कि वो CO2 है या नहीं, उसको क्या है, लाइम वाटर में से पास करवा दो। अगर वहां पे जो ये जो नई चीज बनेगी वो अगर क्या मिल्की हो रही है, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, तो दैट मीन जो गैस हमने पास करवाई वो कौन सी है, हमारी CO2। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा। तो विनेगर क्या होता है बच्चों, सिरका होता है, जिसे हमारे घरों में क्या अचार में डालने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम विनेगर कहते हैं, वो हम लेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो मीठा सोडा होता है, जो हम हमारे जो मम्मा है वो क्या किचन में यूज करते हैं। तो वो दोनों चीजें हमने क्या लेनी है, दोनों का क्या मिक्स करना है, तो दोनों क्या रिएक्ट करती हैं, और वहां पे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ और भी सब्सटेंसेस साथ में क्या है प्रोड्यूस होते हैं। तो पहली चीज की यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही है गैस की, और साथ में ये जो गैस प्रोड्यूस होते हैं ना, ये क्या होती है,
प्रोड्यूस होती है किससे? विद द हिसिंग साउंड। एक वर्ड आया हमारे पास हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का क्या मतलब होता है? जैसे कि एकदम से कहते हैं ना इस तरीके से, जैसे स्नैक करता होता है वैसे, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो CO2 गैस है वो हिसिंग साउंड से प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे क्या है, पहली बात तो यहाँ पे दो नई चीजें बन रही है, तो वैसे पता चल गया कि ये केमिकल चेंज है। साथ में यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन भी हो रही है गैस की, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितनी सारी चीजों के बेस पे हम कह सकते हैं कि विनेगर और बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों। हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ऑलरेडी उस सब्सटेंस के जो क्रिस्टल्स है वो क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिस्टल्स पहले समझ लेते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होता है। देखो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ये, और बहुत ही शाइनी से होते हैं, मतलब शाइन कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसके क्रिस्टल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या करना है, उस सॉल्यूशन से उन क्रिस्टल्स को जस्ट क्या बाहर निकालना है, अलग करना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस, किससे, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उन्हीं के सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइजेशन हमारा कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल। क्योंकि इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन में दिया हुआ उसे हम सिर्फ हीट ही करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो पानी है वो क्या स्टीम बन के बाहर निकल जाता है, और जो पीछे क्रिस्टल्स है वो हमारे क्या रह जाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल चेंज है। तो उसके स्टेप्स की अगर बात करें, क्रिस्टल्स बनाने कैसे हैं, तो पहले हम लोग क्या, बीकर के अंदर पानी ले लेंगे, देन उसके अंदर क्या है 2 to 3 ड्रॉप्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऐड कर देंगे। और इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने का काम सिर्फ इतना ही है कि ये रिएक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा फास्ट कर देगा। ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, वाटर को क्या हीट करेंगे। उसके बाद देन हम लोग क्या, जो कॉपर सल्फेट है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, उसको क्या थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करेंगे कॉपर सल्फेट को हॉट वाटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जब हमने क्या कॉपर सल्फेट को ऐड करना है, तो बस एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि एकदम से पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट ऐड नहीं करना है, उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐड करना है। थोड़ा सा डालेंगे, देन उसको घुमाएंगे, मिक्स करते रहेंगे, फिर और डालेंगे, फिर घुमाएंगे। तो मिक्सिंग के साथ हमने क्या इसको ऐड करना है। तो जब ये पूरा ऐड हो जाएगा तब हमने क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसको क्या फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद हमने उसको क्या कर लेना है, फिल्टर किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, एंड देन सॉल्यूशन को कूल कर लेना है। तो बहुत ही प्यारे से क्रिस्टल जो है वो हमें क्या है, कॉपर सल्फेट के देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको क्या अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।